नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 2 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, तो पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, चिन्ह लगा करके सही। पहला इसका जो क प्रश्न है कि थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस है टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन या डेक्रॉन। तो थर्माकोल का दूसरा नाम होता है स्टाइरोन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टाइरोन। ठीक है, तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या होता है, स्टाइरोन। अगले प्रश्न पे आते हैं, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। आपको बताना है पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। ऑप्शन है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक, तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपका नाइट्रोजन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों के आमतौर पर 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम NPK कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह पौधों के 3 मुख्य पोषक हैं। ठीक है, उसके अलावा गंधक किसको कहते हैं, तो सल्फर को गंधक कहते हैं, इसका संकेत यस होता है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और कार्बन का क्या होता है, C। तो समझ में आ गया इसका उत्तर। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन। अगर पूछा जाए मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और K यानी पोटास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसा होता है। तो आपको बताना है कि फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो कांच बनता है वो किस रंग का बनता है, हरे रंग का, हल्का नीला रंग का, पीला रंग का या बैगनी रंग का। तो इसका सही उत्तर है हल्का नीला। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो कांच बनता है वह हल्का नीला रंग का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है खिड़कियों में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, कठोर कांच का, फोटोक्रोमेटिक कांच का, फ्लिंट कांच का या साधारण या मृदु कांच का। तो खिड़कियों में जो कांच प्रयोग किया जाता है वह आपका रहता है साधारण या मृदु कांच। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा साधारण या मृदु कांच। ठीक है, खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसका प्रश्न, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो आपको बताना है यह सत्य है या असत्य है। तो फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यह सही है। दूसरा है, रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं है, यह क्या है हमारा गलत रहेगा। ठीक, इसके बाद है सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। आपको बताना है या सही है या गलत है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक, यह सभी जो चीज़ें होती हैं इसको मनुष्य ही बनाता है। ठीक है, तो यह सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुओं का मतलब वे वस्तुएं जिन्हें मनुष्य बनाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आपको बताना है या सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है। तो यह हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो यह हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं जिनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और वह शब्द क्या क्या हैं, तो वह शब्द हैं आपके
साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। इनको सही वाक्य में आपको भरना है। तो चलिए भर के देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के खाली स्थान बनाने में किया जाता है। तो मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? बर्तन। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला है सूत, रेशम, ऊन, खाली स्थान, रेसे हैं। आपको बताना है सूत, रेशम, ऊन कैसे रेसे हैं, तो यह सभी हमारे प्राकृतिक रेसे हैं, तो इसमें भरा जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेसे हैं। अगला है धूप के चश्मे सूर्य की खाली स्थान किरणों से आँखों की को बचाते हैं। तो धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं, तो इसमें भरा जाएगा पराबैंगनी। अगला है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से खाली स्थान प्राप्त किया जाता है, तो क्या प्राप्त किया जाता है? साबुन। तो इसमें भरा जाएगा साबुन। अगला है संश्लेषित, यहाँ पे खाली स्थान था, रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो क्या भरा जाएगा इसमें? संश्लेषित। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। ठीक है, तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति था। एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले में भरा जाएगा बर्तन, ख में प्राकृतिक, ग में पराबैंगनी, घ में साबुन और अंग में संश्लेषित। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। संक्षेप में उत्तर देना है आपको। इसमें सबसे पहला है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर है प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। ठीक, और अगला इसी में था मानव निर्मित वस्तुएं। तो जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। देख लीजिए पूरा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक का मतलब होता है जिन्हें प्रकृति ने बनाई है। ठीक, तो जैसे पहाड़ हो गया, नदियाँ, समुद्र, झील, मिट्टी, वायु, यह सभी प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो यह सभी प्राकृतिक वस्तुएं हो गई। और मनुष्य जिन वस्तुओं को बनाता है, जिनका निर्माण मनुष्य करता है, वह मानव निर्मित वस्तुएं हो गए, जैसे वस्त्र हो गया, कृषि यंत्र हो गया, मकान, साबुन, सीमेंट और यह सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि 4 प्रकार के कांच कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। किन्हीं 4 प्रकार के कांच निम्न हैं। पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट कांच और चौथा फोटोक्रोमिक कांच। तो यह 4 प्रकार के कांच का नाम है। साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच को ही फ्लिंट या प्रकाशिक कांच भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लिंट या प्रकाशिक कांच और फोटोक्रोमिक कांच, तो ये 4 प्रकार के कांच का नाम हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखना है। ठीक है, कि पॉलीथीन का एक उपयोग, टेफ्लॉन का, एक्रिलिक का और बैकेलाइट का एक एक उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन का उपयोग होता है थैली बनाने में। ठीक है, पॉलीथीन का एक उपयोग क्या हो गया? थैली बनाने में। टेफ्लॉन का उपयोग होता है नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में।
एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में किया जाता है। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में किया जाता है। और बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, ठीक है, यह सभी और पेन बनाने में किया जाता है। तो एक बार इस पूरे उत्तर को देख लीजिए। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक, बैकेलाइट के एक एक उपयोग। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? आपको बताना है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले हेडिंग हो जाएगा आपका, साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले देख लेते हैं साबुन क्या होता है। तो साबुन मृदु जल में मैल साफ करता है। यह वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। साबुन जो होता है मृदु जल में मैल साफ करता है और यह वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। अपमार्जक, यह मृदु जल एवं कठोर जल, यानी अपमार्जक या कठोर तथा मृदु जल दोनों में मैल साफ करता है और यह एसिड एसिलरी से बनाया जाता है। तो यह आपका हो गया अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन जो होता है मृदु जल में मैल साफ करता है अच्छे से, लेकिन अपमार्जक चाहे मृदु जल रहे चाहे कठोर जल रहे, दोनों में अच्छे से मैल साफ करता है, दोनों में झाग देता है। साबुन जो होता है केवल मृदु जल में साफ साफ झाग देता है ज़्यादा। वनस्पति तेलों से बनाया जाता है साबुन, जबकि अपमार्जक एसिड एसिलरी से बनाया जाता है। यह इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, मृत्तिका क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है मृत्तिका क्या है। तो उत्तर है इसका, उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी, उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पकी हुई बर्तन की मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं, ठीक है। तो मृत्तिका हो गया उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे क्या हैं? आपको उत्तर बताना है कि संश्लेषित रेशे क्या हैं, ठीक। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है, ठीक। तो यह हो गया संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशे यानी मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत जैसे ऊन तथा रेशम आदि के स्थान पर, ठीक है। तो यह संश्लेषित रेशों की परिभाषा हो गई। तो अगर यह उत्तर आपको कठिन लग रहा हो तो इसका एक और उत्तर है, यह देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न था संश्लेषित रेशे क्या है, तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे रेशे जो पेट्रोलियम उत्पादों से मानव द्वारा बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, ठीक है। यह थोड़ा सरल है। ऐसे रेशे जो पेट्रोलियम उत्पादों से मानव द्वारा बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए। तो चलिए पूरा करके देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, इसका मिलान किससे होगा? तो मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा मानव निर्मित वस्तुएं से। अगला है, मकान बनाने में, तो मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा ईंट, सीमेंट, सरिया आदि से, ठीक है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। अगला है, सीमेंट के नए प्लास्टर पर, इसका मिलान किससे हो जाएगा? पानी का छिड़काव। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, ठीक है। तो
सीमेंट के नए प्लास्टर पर इसका मिलान हो जाएगा, पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। अगला है कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए, तो कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अगला है रेयान रेशों को, अब इसका मिलान हो जाएगा, कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए आप। क का मिलान ब से, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक है। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आपको बताना है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो भूमि में उत्तर हो जाएगा आपका, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय क्या हो जाएगा, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति स्वतः पर्यावरण से होती रहे। ठीक है, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः यानी अपने आप होती रहे। ऐसा किया भी जाता है हमारे यहाँ, धान की फसल कटने के बाद खेत को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। फसल चक्र का मतलब यह होता है कि एक दाल वाली फसल के बाद 2 दाल वाली फसलों को बोना, यानी फसलों को अदल बदल कर बोना। एक दाल वाली फसलों के अंतर्गत जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, यह सभी एक दाल की फसलें हैं। 2 दाल की फसलों के अंतर्गत जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, यह सभी चीज़ें। ठीक है, तो फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा है भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। अगर ज़रूरी है तो रासायनिक खादों का तुरंत प्रयोग किया जाए। यह 3 उपाय हैं, ठीक है, मुख्य उपाय जिनसे भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, प्रश्न है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। आपको बताना है कि धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो उत्तर है, हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए करते हैं। हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए करते हैं। पराबैंगनी किरणों को हम यू भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो इसका भी आपको 2 उत्तर हम बताएंगे, जो आपको सही लगे वह याद कीजिएगा। तो पहला उत्तर तो यह हो जाएगा कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए यह जल्दी सूखते हैं। इसके जगह पे एक यह उत्तर है कि संश्लेषित रेशा पेट्रोलियम उत्पादों से बने होते हैं, इसलिए यह पानी से भीगते नहीं हैं, बल्कि जो जल होता है इनके धागों के बीच फंसा रहता है, इसलिए यह जल्दी सूख जाते हैं। तो यह भी उसी प्रश्न का उत्तर है। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वह याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए।
आपको बताना है जैव निम्नीकरणीय क्या होता है और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। तो वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, अपघटित यानी टूट जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र आदि। तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं या प्राकृतिक तरीकों द्वारा सड़ जाए, अपघटित हो जाए, खत्म हो जाए, वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, यानी सरलता से टूटते नहीं हैं, वे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, टीन आदि। ठीक है, तो यह जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बस यही प्रश्न था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपको सभी विषयों के सभी प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।